आप सब कैसे हैं? और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हमारा 12वीं क्लास का आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। उसी चैप्टर में हमें बच्चा अपना चैप्टर पूरा कंटिन्यू करना है, ताकि जो भी हमारी सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँ। आप भी जानते हैं काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको बहुत अच्छे चीज़ों को समझाऊँ और इतना लंबा समय नहीं मिल पाता कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर भी मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ। तो बच्चे फालतू समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं लेक्चर की तरफ। चलिए देखिए बच्चों, कल हम लोग आपका पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा बच्चों? कल हमने देखा किसी के पास टोटल इनकम कितनी थी? आपका 20 रुपये। उस 20 रुपये में होने के बावजूद हमने साथ में देखा कि अगर उसे बंडल खरीदना है, वो किस सेट के रूप में खरीद सकता है। यानी कि अगर उसके पास 20 रुपये हैं, अगर उसे कोई वस्तु खरीदनी है, या तो बच्चों उसे 20 रुपये से आपकी कम की खरीदनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? या कितनी खरीदनी पड़ेगी? बराबर की। यानी कि अगर आपका बजट 20 रुपए का है, तो आपको वस्तु जो लेनी है या जो आपको वस्तु मिलेगी बाजार में, कोई फालतू थोड़ी देगा बच्चों, तो या तो 20 रुपए के बराबर होनी चाहिए या फिर लेस देन, किससे होनी चाहिए? आपका 20 से कम होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अगर 20 से ज्यादा होगी तो आप उस चीज को नहीं खरीद पाएंगे। क्लियर हो गया? ये सब आपको ध्यान रखना था, क्योंकि ये हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ चुके थे और हम लोग आज देखते हैं बच्चों इससे आगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है और साथ में सबसे बड़ी बात है बहुत लंबा आपका बड़ा चैप्टर है और हमें कम समय मिलता है, जिससे कि जितना हमसे हो पाता है हम उसको जानने की पूरी कोशिश करते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। तो बच्चों ये भी मैं आपको बता चुका था, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बताऊंगा दोबारा। ध्यान दीजिए सभी लोग, आप लोग अच्छे से देखिए। यदि दोनों वस्तुएं पूर्णतः विभाजित हों, ये कह रहे हैं अगर जो आपकी जो दो वस्तु हैं, चाहे आम हो या आपका केला, अगर दोनों कैसी हों, आपकी पूर्णतः विभाज्य हों, तो उपभोक्ता के बजट सेट में सभी बंडल X1 X2 समाहित होंगे। कह रहे अगर ये अगर जो आपकी चीजें हैं, चाहे आपका आम हो चाहे आपका केला हो, और कैसे हो? विभाज्य हो, अलग अलग हो, तो उसमें क्या होगा? जो उपभोक्ता होगा उसके बजट सेट में क्या हो सकता है? ये सारे बंडल हो सकते हैं। क्लियर हो गया? जबकि X1 तथा X2 ऐसी संख्याएं हैं जो शून्य और P1 X1 प्लस P2 X2 इज ग्रेटर देन M इक्वल टू M। यानी कि जो आपकी वस्तु आपकी X1 है और उसका पैसा P1 है, प्लस जो आपका दूसरी वस्तु X2 है और उसका पैसा P2 है, M से क्या होंगी? वो हमेशा बच्चों बड़ी होंगी या उसके बराबर होंगी। क्लियर हो गया? ये उसमें बताया गया है। क्या बता रहा है? ये बता रहा है। क्लियर हो गया? अगर हम चीजों को कब खरीद सकते हैं, देखिए उसमें ये तो बताइए क्या होंगी, या तो बड़ी होंगी या उसके क्या होंगी? बराबर होंगी। इस बजट सेट को रेखा चित्र 2.1 में आरेखित द्वारा आपका दर्शाया गया है। 2.1 हम लोग आपको ऊपर देखा था, कहां दर्शाया गया है? आपको ऊपर दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आप लोग सभी ध्यान दीजिए। धनात्मक चतुर्थांश के सभी बंडल जो रेखा के नीचे या उस रेखा पर स्थित हैं, बजट सेट में शामिल हैं। कह रहा है कि जो आपका चतुर्थांश है, जो आपके रेखा बंडल बताया गया है, उसके जो आपके सभी बंडल हैं वो रेखा पर क्या बात कर रहा है। आप लोग खोल रहे होंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा 2.2 क्या है, तो मैं आपको ये बताऊंगा ताकि आप बाद में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो बच्चों। तो सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए पी जो मैंने आपको बताया था, ये हमने क्या बताया था? कोई व्यक्ति है, उपभोक्ता है, उसकी आय है, और एक्स जो है वो क्या है बच्चों? एक्स है, पैसा। एक्स क्या है? पैसा है। P2 क्या है? मनी है, जो X2 वस्तु को खरीदेगा, और M किसी की इनकम है। ये हमने देखा। तो बच्चों अगर आप इसको देखेंगे, देखिए अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर में जो P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M जो है, ये एक समीकरण बनी है और इसको बोलेंगे 2.2 समीकरण। देखिए मैं आपको बता देता हूँ 2.2 समीकरण हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कि हमने इसका 2 पॉइंट क्यों दिया। देखिए क्योंकि जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे थे बच्चों, मैं आपको बता रहा था, देखिए ये है ना उपभोक्ता का बजट, तो ये इसके अंदर ये अपनी यूनिट है, और ये कौन से नंबर की है? 2.2। तो हम 2 स्टार्टिंग में ले रहे हैं, हमारा आपका 2 चल रहा है, इसलिए ताकि आप कहें पता नहीं कहां से सन ने ये बना दिया। ये अब देखिए ये एग्जाम्पल लिया गया आपका 2.1, ये कितना लिया गया? 2.1 लिया गया। अब देखिए इसके बाद
2.1 लेने के बाद जब ये हमने पहली समीकरण हमारी बनी, हमने बजट और वस्तु को खरीदने का बैलेंस किया, तो उसमें एक समीकरण बनी P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू M। M क्या थी? उसकी आय थी। और x1 x2 क्या है? वस्तु है। और P1 P12 क्या है? जो उन वस्तु को खरीदने वाला पैसा है। तो ये क्या होगी? हमारी समीकरण होगी 2.2। क्लियर हो गया बच्चों? क्या होगी समीकरण? 2.2। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सबको आपको समझ आया होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, क्योंकि बच्चों ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है कि सर ने कहां से 2.2 बोल दिया, कहां से 2.1 बोल दिया। आइए हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। इस रेखा में वे सभी बंडल शामिल हैं जिनकी लागत M के बराबर है। यानी कि ये जो बंडल है उसमें कौन शामिल है? जिनकी लागत किसके बराबर है बच्चों? M के बराबर है। क्लियर हो गया? M क्या थी बच्चों? आय थी। वो किसकी आय थी? उपभोक्ता की आय थी। यह रेखा बजट रेखा कहलाती है। अब देखिए, अब हम लोग बजट रेखा की इसमें हमें डेफिनेशन मिली है। इस रेखा पर वे सभी बंडल शामिल हैं जिनकी लागत M के बराबर है। यह रेखा बजट कहलाती है। रेखा बजट के नीचे के बिंदु उन बंडलों को प्रदर्शित करते हैं जिनकी लागत M से बिल्कुल कम हो। क्लियर हो गया? अब देखिए, रेखा बजट में क्या प्रस्तुत करते हैं? जो किसी की इनकम है, और हमने इनकम को किस मेजरमेंट किया है? मतलब हमने किसको दर्शाया बच्चों? वो इसको हमने M में दर्शाया है। क्लियर हो गया? किसमें प्रदर्शित करते हैं? M में। ये बिल्कुल कैसी हो? उससे कम हो। अब देखिए, ये समीकरण थी आपकी 2.2। अब देखिए, समीकरण 2.2 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब देखिए, आप लोग 11वीं क्लास में हैं, तो आपने 10 तक मैथ पढ़ी होगी और शायद अब भी पढ़ रहे होंगे अपने लिए। तो बच्चों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी समीकरण दी होती है, उनको अलग रूप में प्लस माइनस करके उनको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने क्या किया है, इसी समीकरण को, कौन सी वाली समीकरण को बच्चों? एक मिनट आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कौन सी समीकरण को। ये देखिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बहुत आसान सा। देखिए, ये हमारी आपका समीकरण थी। क्लियर हो गया? P1x1 वाली कौन सी बच्चों? ये देखिए, ये तो आपको ग्रीन में अभी रेड कर देता हूं। ये हमारी समीकरण थी। इस समीकरण को इन्होंने क्या लिखा है बच्चों? देखिए क्या लिखा है, इन्होंने लिख दिया इसको, इस समीकरण को। अब इसमें क्या करा इन्होंने? x2 को बाहर ले लिया। x2 को क्या लिया? बाहर लिया। देखिए, जब इन्होंने x2 को बाहर लिया बच्चों, तो x2 को बाहर लेने पर, तो जो ये m है, ये वाला x2 कहाँ आ गया? बाहर आ गया। ये देखिए यहाँ आया। अब जो ये m था, m, अब देखिए जो x2 के आपके गुणा में था वो कहाँ पहुंच गया? उसके भाग में आ गया। और ये जब यहाँ इधर से साइड का चेंज हुआ तो चिन्ह पहले प्लस का था, फिर कैसा हो गया? माइनस का। तो ये जो आपकी नई समीकरण बनी, यानी कि इस समीकरण को जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 इक्वल टू m/p2 माइनस p1/p2 और इंटू x, यानी कि हम x2 का मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों? और ये जो आपकी नई समीकरण बनी, इस समीकरण का नाम दिया गया 3.2। आप ऐसे मान सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये भी इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसा हमें दिखाया गया। चलिए आगे देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाए, ताकि चीजों में देखिए, रेखा, बजट रेखा एक सीधी रेखा है। कह रहा है जो आपकी बजट रेखा है वो कैसी रेखा है बच्चों? आपकी सीधी रेखा है, जिसका सममितीय स्तर अंतरखंड M1/P1 तथा ऊर्ध्वाधर अंतःखंड M/P2 है। यानी कि अगर आप उसका सम स्तरीय देखेंगे अंतःखंड, वो कैसा बनेगा? M/P1 तथा ऊर्ध्वाधर अगर आप देखेंगे M/P2 क्या होगा? बनेगा। आगे देखते हैं। सम स्तरीय अंतःखंड उस बंडल का प्रतिनिधित्व करता है। कह रहे जो सम स्तरीय जो अंतःखंड है, उस बंडल का, उस बंच का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसको उपभोक्ता की उसी स्थिति में खरीद सकता है यदि वह अपनी सारी आय केले पर व्यय कर देता है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई, अगर जो उपभोक्ता है, अगर वो अपनी सारी आय कहाँ व्यय कर दे? केले पर, यानी किसी एक चीज पर। इस तरह ऊर्ध्वाधर अंतःखंड उस बंडल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे उपभोक्ता उस स्थिति में खरीद सकता है जब वह अपनी सारी आय आम पर खर्च करेगा। तो बजट रेखा क्या होगी? P1/P2 यानी P1/P2। यानी कि हमें यह बताया गया है कि अगर हम क्या देख रहे हैं, बजट रेखा सीधी स्तर में हम लोग बाप का देख रहे हैं, तो इसमें जो समस्तरीय होगा वो क्या होगा? M1/P1। अगर हम ऊर्ध्वाधर बात करें, हॉरिजॉन्टल अगर इसकी बात करें,
तो m1 अपन P2 ये वाला आपको समझ आएगा, केवल इसकी बात यहाँ हम लोग की। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक। अब m क्या है मैं आपको पहले बता दूंगा, उसकी टोटल आय है, और p क्या है जो उसको किसी वस्तु पर खर्च करने वाला उसका पैसा है। क्लियर हो गया बच्चों? तो वो इस प्रवणता रेखा में क्या कर सकता है, खरीद सकता। अब देखिए हम समझते हैं ये चीजें क्या हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चों, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि लंबा भी है तो टॉपिक काफी, अभी देखिए थोड़ा सा छोटी सी आपकी कोटेशन है, मैं इसको बता दूंगा, आपने मैथ में पढ़ी होगी और मैथ में ये आपका अच्छा क्लियर कर सकती है। ठीक। उदाहरण में देखिए नीचे दिए गए कोटे से पढ़ते हैं। उदाहरण में जिन वस्तुओं पर विचार किया गया है वे अविभाजित थे और केवल पूर्णांकीय इकाइयों में उपलब्ध थे। अनेक वस्तु विभाजित हैं, अर्थात वे अपूर्णीय इकाई के रूप में भी विद्वान होती हैं। हम आधा संतरा या चौथाई केला नहीं खरीद सकते, लेकिन आधा किलो चावल, एक चौथाई दूध खरीद सकते हैं। देखिए कुल मिला के ये बात कर रहा है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम आधी मात्रा में, एक चौथाई में नहीं खरीद सकते। यानी कि अगर आप सिंपल बात से देखेंगे बच्चों तो आपको समझ आएगा कि अगर हमें चावल लेना हो तो हम कैसे खरीद लेंगे कि आप हमें हाफ केजी दे दीजिए। क्लियर हो गया? 1 केजी दीजिए। यानी कि किसी की यूनिट यानी कि इकाई अगर आपकी बच्चों केजी में है, क्लियर हो गया, या फिर जो आपका लीटर में है उसको हम खरीद सकते हैं कि हाफ दे दीजिए, पौन दीजिए। लेकिन अगर कोई सिंगल वस्तु है हम उसे नहीं खरीदे। जैसे आपका केला, क्या आप कहोगे कि एक चौथाई आप केला दे दो? ऐसे कर सकते हैं क्या? आप ऐसी चीजें खरीद सकते हैं बच्चों? तो नहीं खरीद सकते। ये हमें इन सब चीजों का क्या है, ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है बच्चों? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बात बताऊं तो बच्चों हम यही देखते हैं इसमें कि आखिर में जो आपकी बजट रेखा है, जो हम लोग आपकी बजट की बात कर रहे थे, कुल मिलाकर यही निकलता है बच्चों इसमें निष्कर्ष कि हम उन ही चीजों को खरीद सकते हैं या उन्हीं वस्तु को खरीद सकते हैं जितना हमारे पास पैसा होता है। क्लियर हो गया? या तो हमारे जो हम वस्तु खरीद रहे हैं उनका बजट हमारे आय के बराबर हो या उससे कम हो। ज्यादा होने पर वो चीजें हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए यही भी एक आपका जो ये चित्र था, मैंने उस टाइम बताया नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों ताकि आपको थोड़ी चीजें आपको क्लियर हो जाए। देखिए आम है और ये क्या है, केला है। इसमें दिखाया गया है m1/P2 और m/P1। अब देखिए इसमें एक सीधी रेखा दिखाई गई है। क्या दिखाई है? बजट सेट है। और कौन सा बजट सेट? केले की मात्रा को क्षैतिज अक्ष पर, आम की मात्रा को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर मापती है। एक को क्षैतिज आपको माप रही है, एक को ऊर्ध्वाधर मांग रही है। क्षैतिज ये देखिए, और ये कैसे माप रही है? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या कर रही है? उसको माप रही है। इस आरेख में कोई भी बिंदु दोनों वस्तुओं के एक बंडल को प्रदर्शित नहीं करते। यानी जो वस्तु है चाहे आम हो या केला हो वो एक ही बंडल को प्रदर्शित नहीं करता है। इस बजट सेट में दर्शाई गई सीधी रेखा के ऊपर या नीचे स्थित सभी बिंदु आ जाते हैं। इस प्रकार जो आपकी समीकरण है वो क्या है बच्चों? देखिए क्या दी गई है समीकरण, ऊपर हो गया था, ये देखिए P1x1 + P2x2 = m। यानी कि जो भी आप वस्तु खरीद रहे हैं बच्चों वो वस्तु कैसी है, जो आपकी आय है उसके इक्वल टू में कैसी है, बराबर है। तो हम लोग अब तक यही देख पाए कि आखिर में जो भी आपको चीज खरीदनी है या तो आप जो आपका बजट है या तो उसके बराबर होना चाहिए या फिर उससे वस्तु कम है तो ही हम खरीद सकते हैं। क्लियर हो गया? हमने सेट भी देखा और हमने बजट रेखा भी देखा कि जो कहीं बजट रेखा में हमने क्या देखा है बच्चों। देखिए हमने क्या कोशिश करी बजट रेखा में समझने की कि वो जो चाहे केले की मात्रा हो या आम की मात्रा हो वो एक तो क्षैतिज रूप में दिखा रही, सीधे व्यक्त कर रही है, एक ऊर्ध्वाधर आपको व्यक्त कर रही है, और दूसरा वो एक ही बंडल को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक ही बंडल को प्रदर्शित करती हैं। क्लियर हो गया? किसे करती हैं? एक ही। और उस सीधी रेखा में कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु जो है सारे बिंदु एक ही समान रेखा में आ जाते हैं बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कितना ये वाला आपको चैप्टर इकोनॉमिक्स में आपको समझ आया हो। अब देखिए थोड़ा ये अब जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर हल्का हल्का सा अपना लेवल बढ़ा रहा है ताकि जब हमें चीजें आपकी
समझ आने लगती हैं तो वो चीजें हल्की हल्की कठिन हो जाती हैं, फिर मान लीजिए सरल हो जाती है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि जब हम चीजों को समझने लगते हैं तो फिर लिंक हमारा आपका जुड़ने लगता है चीजों से। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की प्रवणता, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग सभी लोग। देखिए मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की प्रवणता, हम इसको शुरू कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग, बजट रेखा पर किसी भी बिंदु के विषय में सोचिए। कह रहा है कि बजट रेखा, अभी हमने एक बाप का चित्र देखा था इस प्रकार, देखिए कि क्या देखा था कि ये ऐसे, क्लियर हो गया। यहां आम लिखा था आपका क्षैतिज रूप में, और ये क्या लिखे थे केले ऊर्ध्वाधर रूप में, तो दोनों हमें आपका दिखाई दिए। क्लियर हो गया? जब हमें आपका दोनों दिखाई दिए तो हमें ये पता चला कि आखिर में जो भी आपकी एक लाइन ड्रॉ की गई थी, उस लाइन ड्रॉ होने में वो सारे पॉइंट क्या थे आपके समान थे। यानी कि ना तो ग्राफ इसके अंदर ऐसा बन रहा था ना ऐसा यानी कि ग्राफ जो आपके नीचे की ओर था वो भी नहीं बन रहा था, ढलवा भी ग्राफ आपका नहीं था, और कोई भी ग्राफ एक दूसरे को आप किसी पॉइंट पर नहीं काट रहा था, या कोई आपका बंडल भी आपका नहीं था। ये सब चीजें हमने कहाँ देखी बच्चों? जो हमने बजट वाला हमने चित्र देखा है, हमने बजट रेखा देखी है, ये सब चीजें हम लोग वहां उस वाले चैप्टर में हम लोग आपका देख पाए थे। क्लियर हो गया? अब इससे आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि बजट रेखा पर किसी भी बिंदु के विषय में सोचिए। यह बिंदु एक ऐसे बंडल को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता का पूरा बजट व्यय होता है। कह रहा है कि ये जो आपका बिंदु है, ये जो आपका पॉइंट है, ये ऐसे बंडल को क्या करता है, दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता का पूरा बजट व्यय होता है, यानी कि जिस पर उपभोक्ता का पूरा बजट खर्च होता है। क्लियर हो गया? ऐसे दिखाता है। मान लीजिए कि अब उपभोक्ता केले की एक इकाई अधिक लेना चाहता है, तब वह ऐसा तभी कर सकता है जब वह दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ दे। देखिए ये तो हम अब तक पढ़ ही चुके हैं कि अगर उपभोक्ता के पास चीजें कम है, पर्याप्त है, या मान लीजिए आपको एक चीज, अगर हमने पहले भी ये देखता है कि अगर किसी व्यक्ति को आम 4 खाने हैं और साथ में उसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको 4 आम खाने हैं और उस 4 आम में वो चाहता है कि मैं एक साथ में केला भी खाऊं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 3 आम खाने पड़ेंगे और एक केले की मात्रा उसे एक्सेप्ट करने के लिए एक आम की मात्रा छोड़नी पड़ेगी। तो हम ये तो देख रहे हैं कि अगर कुछ लेना तो कुछ मात्रा आपको त्यागनी पड़ेगी, और ये हम पहले भी अपने चैप्टर में इसमें देख चुके हैं बच्चों। ठीक है? यदि उसे केले की एक अतिरिक्त इकाई की चाह है तो उसे आम की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी, ये क्या है, प्रश्न है। अब देखिए डिपेंड करता है कि वो जो उसका उपभोग है उसको तटस्थ रखता है, या उसको बदलने की प्रवृत्ति रखता है, या उसको सेटिस्फैक्शन किस प्रकार है, हम इसको भी आपको ध्यान देंगे। क्लियर हो गया? यह दोनों वस्तु की कीमतों पर निर्भर करेगा, और साथ में किस पर डिपेंड करेगा, जो उसकी कीमत होगी। अगर आम सस्ता मिलेगा तो वो केले की मात्रा को छोड़ेगा, अगर केला सस्ता मिलेगा तो वो आम की मात्रा को छोड़ देगा। यानी कि वो कहीं ना कहीं जो उसकी कीमत है किसी वस्तु की, उस पर फ्लक्चुएट करेगी और उस पर वो डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? केले की एक इकाई का लागत P1 है। क्या है बच्चों? जो आपका केला है और जो उसकी लागत है वो क्या है, P1 है। अतः उसे आम पर P1 मात्रा के बराबर अपना व्यय घटाना पड़ेगा। यानी कि केले की जो मात्रा है वो कितनी है, उसकी लागत P1 है, अगर उसे आम की जो मात्रा है आपकी P1 उसके बराबर आपको घटाना पड़ेगा। P1 से वह वस्तु 2 की P1/P2 इकाई खरीद सकता है। ये कह रहा है कि P1 से, P1 कौन है बच्चों, आपका केले की इकाई है। अगर उसे केले की इकाई चाहिए तो उसे किसके आपका व्यय कम करना पड़ेगा, तो आम का व्यय कम करना पड़ेगा उसे। क्लियर हो गया बच्चों? उसमें क्या बोला गया है, P1 से वह वस्तु 2 की ओर P1/P2 इकाई खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। आगे देखते हैं। अतः यदि उपभोक्ता केले की एक अतिरिक्त इकाई चाहती है और वह अपनी संपूर्ण आय को व्यय करती है तो उसे
आम की P1/P2 इकाई छोड़नी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको केले की जो इकाई है अगर आपको चाहिए तो आपको, अगर आप मान लीजिए आपको 2 यूनिट चाहिए या आपको केले की 1 यूनिट चाहिए, तो आपको जितना आप केला एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चों, उतनी इकाई किसकी छोड़नी पड़ेगी? आम को आपकी। अगर आप P1/P2 आम ले रहे, आप क्या ले रहे हैं? आप केला ले रहे हैं, तो आपको P1/P2 आम की यूनिट आपको त्यागनी पड़ेगी, या P1/P2 इसकी यूनिट आपको छोड़नी पड़ेगी। क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब देखिए, अब देखते हैं दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं। दूसरे डेफिनेशन को दूसरे शब्दों में, दी गई बाजार की स्थितियों में उपभोक्ता वस्तु 1 को 2 की जगह, यानी कि 1 को किसकी जगह? 2 की जगह P1/P2 की दर पर प्रतिस्थापित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु की जगह किसको प्रतिस्थापित कर सकता है? 2 वस्तु, मतलब एक वस्तु को 2 की जगह प्रतिस्थापित मतलब हटा सकता है, उसके स्थान पर 2 ले सकता है। क्लियर हो गया? जैसे जैसे बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष मूल्य उस दर की मापती है। क्या है? जो आपकी बजट रेखा है, मैं आपको दिखा चुका हूं कि बजट रेखा प्रवणता की जो निरपेक्ष मूल्य है, उसका एप्सिलेंट, जो उसका मान है, जो उसकी वैल्यू है, उस दर को मापती है। क्या करती है? उस दर को मापती है कि आखिर में कोई वस्तु है और उस वस्तु की वैल्यू कितनी है, वो उसको कौन मापती है? बजट रेखा मापती है। जिस पर उपभोक्ता आम के बदले केले खरीदती है। देखिए, अगर आम के बदले क्या ले रहे हो आप लोग? केले खरीदती है। जब वह अपना संपूर्ण बजट खर्च कर देती है, और क्या कर देती है? जितना उसकी इनकम थी उसको क्या कर देती है? जितना उसके पास पैसा था उसको क्या कर देती है? खर्च कर देती है। यानी कि बच्चों, आप देखिए, अगर आपको कोई वस्तु लेनी है, मान लीजिए अगर आपको आम लेना है या आपको क्या लेना है, आपको केला लेना है, तो आपको उसकी दूसरी ही उतनी मात्रा या दूसरी किसी वस्तु की उतनी ही मात्रा आपको त्याग करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो इतना आपको समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। क्लियर है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपको बजट रेखा के अंदर हम लोग यही आपका देख रहे हैं। तो बच्चों, हमने बजट रेखा के अंदर यही देखा कि जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो आपकी वस्तुओं का वितरण किया गया था, उसमें जो हम सीधी रेखा देख रहे थे उसमें सारे पॉइंट समाहित थे। और साथ में जो हमने आगे देखा बच्चों, हमने यही जानने की कोशिश की, अगर हम आम की या कुछ हम केले की अतिरिक्त इकाई चाहते हैं तो हमें उतनी ही मात्रा में दूसरे की इकाई को त्यागना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और हमने साथ में ये भी देखा, जो आपका प्रतिस्थापना दर है, हम किसी एक वस्तु के बदले में 2 वस्तु को भी ले सकते हैं या 2 वस्तु को भी त्याग सकते हैं। तो बच्चों, जितना भी हम आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमने अपना बजट देखा हो, उस बजट में हमने देखा कि जो आपकी वस्तुएं हैं या किसी उपभोक्ता की जो इनकम है, वो किस प्रकार उनको एक्सेप्ट करता है और किस प्रकार वो चीज़ों को लेता है, और बाजार के निर्धारित मूल्य के अनुसार वो चीज़ों पर अपनी वस्तुओं के दाम घटाता है, बढ़ाता है। यानी कि अगर उसको उपभोक्ता को अपनी वस्तुएं बढ़ानी है, तो जो वस्तु का मूल्य है उस पर उसका डिपेंड होना बहुत क्या है? आवश्यक है बच्चों। क्लियर हो गया? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो बजट का चीज है आपको समझ आई होगी। यानी कि सिंपल भाषा में कहूं कि जितना पैसा है हम उतनी ही वस्तु खरीद सकते हैं, उससे कम खरीद सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी बच्चे का छूट गया हो तो आप डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से जाकर इस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।